नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में। और आज हम बात करेंगे नारी विमर्श की। देखिए, हम हिंदी साहित्य में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा। हमने गद्य विधाओं को जाना कि उसका आरंभ और उद्भव कैसे हुआ, और जो उसका विकास है वह क्रमिक रूप में हमें किस रूप में देखने को मिलता है। इसी में आज हम पढ़ेंगे नारी विमर्श को, कि नारी विमर्श जो है, ये नारी विमर्श का आरंभ कैसे हमें देखने को मिलता है, जो कि दलित विमर्श से पहले की एक शाखा के रूप में हमें पढ़ना है। और नारी विमर्श जो हिंदी साहित्य में है वह किस रूप में उसका उद्भव हुआ और किस रूप में उसका विकास का क्रम हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं और चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें भारतीय समाज में जो नारी की स्थिति है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमने वर्ण व्यवस्था को समझा था, उसी प्रकार से भारतीय समाज में जो नारी थी उसको भी हमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उच्च वर्ण की स्त्रियां थी उनको ये अधिकार नहीं था कि वो समाज में जाके बाहर जाके कुछ काम कर सके या कुछ मतलब घूम फिर सके अकेली। वहीं जो निम्न वर्ग की नारियां थी उनको ये अधिकार था कि वह समाज में बाजार में जाके कुछ काम कर सके, अपना काम धंधा को कर सके, और ये सभी चीज़ें जो थी व्याप्त थी उस समाज में। तो आप देख सकते हैं कि जो नारी है, जो उच्च वर्ग की नारी है उसको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, लेकिन जो निम्न वर्ग की नारी है उसको कई चीज़ों में स्वतंत्रता प्राप्त है। तो मतलब हम देखते हैं कि जो नारी विमर्श है वह हमें इसका उद्भव और विकास देखिए किस रूप में हमें देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नारी विमर्श की। देखिए, नारी विमर्श को हम स्त्री विमर्श के रूप में भी जानते हैं। तो स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठिता रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श अन्य अस्मितामूलक विमर्शों की भांति ही मुख्य विमर्श रहा है, जो कि लिंग विमर्श पर आधारित है। जो स्त्री विमर्श है वह मूलतः लिंग विमर्श पर आधारित है, मतलब कि स्त्री पुरुष इन दो जो सत्ताएं हैं इन पर आधारित है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा जाता है। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश जो भी साहित्य है उसको पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो फेमिनिज्म वर्ड है वह हमें देखने को मिलता है। वहीं स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है। हिंदी कथा साहित्य में स्त्री विमर्श जिसमें नारी जीवन की अनेक समस्याएं देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य में छायावाद काल से स्त्री विमर्श का जन्म माना जाता है। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ नारी सशक्तिकरण का सुंदर उदाहरण है। प्रेमचंद से लेकर आज तक अनेक पुरुष लेखकों ने स्त्री समस्याओं को अपना विषय बनाया, परंतु उस रूप में नहीं लिखा जिस प्रकार महिला लेखिकाओं ने लिखा है। देखिए, जिस प्रकार से दलित विमर्श हमने पढ़ा उसमें देखा कि जो दलित हैं वही खुद को सच्चा दलित विमर्शकार या सच्चा दलित लेखक मानते हैं। उसी प्रकार से अगर नारी की हमें चीज़ों को समझना है, नारी के दुख दर्द को समझना है, तो वो एक नारी ही समझ पाएगी। एक स्त्री ही एक अच्छे से उसका मतलब व्यक्तित्व प्रस्तुत कर पाएगी कि एक जो नारी है, एक जो स्त्री है, वह क्या सोचती है, क्या अपेक्षाएं रखती है समाज से, अपने परिवार में उसको किस प्रकार का सम्मान चाहिए, उसको क्या यथास्थिति चाहिए। तो जो नारी लेखिकाओं ने स्त्री विमर्श को लिखा है उसी को हम सच्चा स्त्री विमर्श के रूप में हम देख सकते हैं। और इस कड़ी में हम महादेवी वर्मा की जो कृति है श्रृंखलाओं की कड़ियाँ, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है, देखिए क्या है, सन 1960 ईस्वी के आसपास नारी सशक्तिकरण जोर पकड़ा, जिसमें 4 नाम चर्चित हुए। उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी एवं शिवानी आदि लेखिका ने नारी विमर्श के संदर्भ से रचनाएं की। तो ये जो 4 नाम हैं, ये नाम थोड़े से गलत है तो इनको आप ठीक कर लीजिएगा। उषा प्रियंवदा है, कृष्णा सोबती है और मन्नू भंडारी और शिवानी आदि लेखिकाओं ने नारी विमर्श के संदर्भ में रचनाएं की। ये जो 4 लेखिकाएं हैं, शुरुआती दौर में हमें स्त्री विमर्श को एक मतलब अग्रणी लेखिकाओं के रूप में देखने को मिलता है। वहीं महादेवी वर्मा की कविताओं में वेदना का विभिन्न रूप देखने को मिलता है।
महादेवी वर्मा की जितनी भी कृतियां हैं उसमें जो स्त्री की वेदना है, जो दर्द है, उसको देखने को हमें मिलता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ स्त्री सशक्तिकरण का सुंदर उदाहरण है, जिसमें नारी जागरण एवं मुक्ति के सवाल को उठाया गया है। ऐसा साहित्य जिसमें स्त्री जीवन की अनेक समस्याओं का चित्रण है स्त्री विमर्श कहलाता है। प्रेमचंद से लेकर राजेंद्र यादव तक अनेक पुरुष लेखकों ने नारी समस्याओं को उजागर किया है, परंतु उस रूप में नहीं जिस रूप में स्वयं महिला लेखिकाओं ने लेखनी चलाई है। हिंदी कथा साहित्य में नारी मुक्ति को लेकर स्त्री विमर्श की गूंज 1960 ईस्वी से चर्चित हुई। समाज के दो पहलू स्त्री पुरुष एवं दूसरे के पूरक हैं, किसी एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद भी पुरुष समाज ने महिला समाज को अपने बराबर की समानता से वंचित किया है। हम देख सकते हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष का महत्व समान होना चाहिए, लेकिन फिर भी पुरुषों ने अपनी शक्ति के कारण पितृसत्ता को स्थापित किया और जो मातृसत्ता था उसको खत्म कर दिया। तो जो पितृसत्ता का वर्चस्व है, इसी को आधार बना करके स्त्रियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्त्री विमर्श को उभारा और हमें देखने को मिलता है। और देखिए क्या है कि यही पक्षपात दृष्टि ने शिक्षित नारियों को आंदोलन करने को मजबूर किया, जो आज ज्वलंत मुद्दा नारी विमर्श के रूप में दृष्टिगोचर है। और जो शिक्षित वर्ग की नारियां थी, उन नारियों ने पितृसत्ता का विरोध करते हुए नारी विमर्श को, स्त्री विमर्श को एक आधार बना करके अपनी जो लड़ाई है प्रारंभ की। हिंदी कथा साहित्य में नारी विमर्श का जोर 8वें दशक तक आते आते एक आंदोलन का रूप ले लिया। 8वें दशक की महिलाएं लेखिकाओं में जैसे कि ममता कालिया और कृष्णा सोबती, कृष्णा अग्निहोत्री, चित्रा मुदगल और मणिक मोहनी, मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा और मंजूला भगवत भगत, मैत्रेयी पुष्पा, मृणाल पांडे, नासिका शर्मा और दीप्ति खंडेलवाल, कुसुम अंचल, इंदु जैन, सुनीता जैन, प्रभा खेतान, सुधा अरोड़ा, शेमा शर्मा, अर्चना वर्मा, नमिता सिंह, अलका सरावंगी, जया जादवानी, मुक्ता, रमणिका गुप्ता आदि सभी लेखिकाओं ने नारी मन की गहराई तक जाकर उनकी विविध समस्याओं को साहित्य में स्थान दिया है। स्त्री विमर्श रूढ़ हो चुकी मान्यताओं के प्रति असंतोष व उसके मुक्ति का स्वर है। जो स्त्री विमर्श है, जो समाज में कुछ रीति रिवाज जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़ हो गए हैं, अपनी रूढ़ियों के कारण वो इतने वो हो गए हैं, कट्टर हो गए हैं कि महिलाओं को कोई आज़ादी देना ही नहीं चाहते। तो उन्हीं रूढ़ियों के विरोध ये स्त्री विमर्श क्या है, एक तरह से विद्रोह है। तो स्त्री विमर्श हमें विद्रोह के रूप में हमें देखने को मिलता है। किसके विद्रोह के रूप में? पितृसत्ता के विद्रोह में हमें स्त्री विमर्श का उद्भव देखने को मिलता है। स्त्री विमर्श सदियों से चले आ रहे मौन को अभिव्यक्त करता है, परंतु नैतिक मूल्यों, सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करता है। वहीं जो स्त्री की चेतना को अनुकूलित करता है, स्त्री विमर्श साहित्य में विमर्श के रूप में अपनी मुखर अभिव्यक्ति पा चुका था। नारीवाद अंग्रेजी के फेमिनिज्म शब्द का पर्याय है। जो नारीवाद है वह अंग्रेजी के फेमिनिज्म शब्द का पर्यायवाची है। वहीं जो फेमिनिज्म है फ्रेंच शब्द फेमी अर्थात सामाजिक आंदोलन और इज्म राजनैतिक विचारधारा के मिलने से बना है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1880 ईस्वी में फ्रांस, 1890 में ग्रेट ब्रिटेन और 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। देखिए, आप एक चीज़ देखेंगे कि हिंदी साहित्य में जितने भी वाद हैं, विचारधारा, वाद का मतलब क्या है? विचारधारा। जितनी भी विचारधाराएं हैं वह सारी पश्चिम से हमें आती हुई दिखती है। जो विश्व में जो चीज़ें घटित हो रही है उन्हीं का प्रभाव हमें भारत के संदर्भ में भी देखने को मिलेगा। अगर रूस में क्रांति हो रही है तो उसके 20-30 साल के बाद
हमारे देश में भी क्रांति देखने को मिलेगी, वही विचारधारा को आधार बना करके क्रांतियाँ की जाएगी। तो ये सारी जो क्रांतियाँ हैं, आंदोलन हैं, ये कहीं ना कहीं पश्चिम में प्रारंभ होते हैं और भारत में फिर इसका हमें उदय देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वहीं नारीवाद आंदोलन एकजुटता है जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा को परिभाषित व स्थापित करना है, साथ उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। नारीवाद जेंडर के स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता का सिद्धांत है। इसका संगठन महिलाओं के अधिकारों व उनकी इच्छाओं के क्रियाकलापों के आधार पर होता है। नारीवाद वर्तमान में मौजूद पुरुष या महिला या दोनों को बदलने का प्रयास भर नहीं है, यह प्रयास है उन दोनों के बीच संबंधों को बदलने का। नारीवाद की सर्वमान्य कोई परिभाषा देना मुश्किल काम है। यह सवाल है राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सोचने के तरीके और उन विचारों की अभिव्यक्ति का, कि मतलब जो नारीवाद है वह है क्या, इसकी कोई पर्टिकुलर परिभाषा देना मुश्किल है। यह एक सोच है। नारीवाद क्या सोच है कि जो पुरुष सत्ता है, जो पुरुष सत्ता एक स्थापित हो चुकी है समाज में, उसके विरोध में एक सोच है नारीवाद की। मतलब जो नारी है वह भी पुरुषों के समान है और उसको भी उतना ही समान अवसर और उसको भी उतना ही समान मतलब इक्वालिटी मिलनी चाहिए जितनी पुरुष को मिलती है। मतलब हर चीज़ में समानता की, अधिकार की मांग करने वाली ये जो विचारधारा है उसी का नाम नारीवाद है। नारीवाद महिलाओं का राजनीतिक आंदोलन है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच उत्पन्न अंतर विरोधों द्वारा उत्पन्न होता है। यह उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास है। महिलाओं से अधिक पुरुषों को शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, यह विचार भी नारीवादी आंदोलन को पैदा करता है। नारीवादी सिद्धांत महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए किए आंदोलनों की उपज है, जिसका उद्देश्य समाज में रह रही महिलाओं के अपने निजी अनुभवों द्वारा लिंग असमानता की प्रकृति को जानना व उसके माध्यम से सेक्स और जेंडर जैसे विषयों पर सिद्धांत विकसित करना था। नारीवाद को सैद्धांतिक आधार पश्चिम में हुए महिलाओं के आंदोलन से मिला। आधुनिक पश्चिमी नारीवादी आंदोलन के इतिहास को 3 धाराओं में समझा जा सकता है। पहली धारा 19वीं सदी से 20वीं सदी के पूर्वार्ध की है, जिसकी पृष्ठभूमि में अमेरिका और ब्रिटेन थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र स्त्री थी, जिसमें समान अनुबंध, प्रमोशन ऑफ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट, विवाह, मातृत्व और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार को बढ़ावा देना था। 19वीं सदी के अंतिम दशक तक आते आते इसका ध्यान राजनीति में सक्रिय भूमिका पाने व विशेष रूप से मताधिकार पर केंद्रित हुआ। हालांकि कुछ नारीवादियों ने महिलाओं के यौन प्रजनन और आर्थिक अधिकारों के मुद्दों को भी उठाया, परंतु महिला मताधिकार का स्वर सबसे तीव्रतम स्वर बनकर उभरा। जो महिलाओं को पहले मत देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग राइट्स नहीं था, इसी को सबसे ज़्यादा प्रमुख एक मुद्दा बना करके उभारा गया और इसी को आधार बना करके नारी जो नारी सशक्तिकरण की बात की गई। मतलब नारी आंदोलन या जो स्त्री विमर्श हम देखते हैं, मतलब वोटिंग से जो चीज़ शुरू होती है उसी को आगे जो उसका विकास है वह नारीवाद आंदोलन में उसमें कई चीज़ें जुड़ती चली गई और बहुत सारी चीज़ों का समावेश हमें देखने को मिलता है। नारीवादी आंदोलन की दूसरी धारा महिला मुक्ति आंदोलन के साथ जुड़ती है, जिसकी शुरुआत 1960 के दशक के आसपास होती है, जिसमें महिलाओं की सामाजिक और संवैधानिक समानता का प्रश्न प्रमुख था। साथ ही इसमें सांस्कृतिक और राजनीतिक असमानताओं व निजी जीवन में बढ़ते राजनीतिक दखल से जुड़े मुद्दों को भी उठाया गया, जिसके लिए नारीवादी कार्यकर्ता और लेखन कैरोल हैरिस ने द पर्सनल इन पॉलिटिकल का नारा दिया, जो बाद में इस धारा का पर्याय बन गया। तीसरी धारा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में 1990 के दशक में मानी जाती है,
जिसका जन्म दूसरी धारा की असफलता व उससे जुड़े आंदोलनों की प्रतिक्रिया के रूप में होता है। किसी भी सभ्य समाज अथवा संस्कृति की अवस्था का सही आकलन उस समाज में स्त्रियों की स्थिति का आकलन करके ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी सभ्य समाज या मतलब कोई भी जो समाज विकसित हो चुका है या मिच्योर हो चुका है, उस समाज की स्थिति कहते हैं कि उस समाज की स्त्रियों को देख लो कि वो कितनी शिक्षित है, वो कितनी ज्ञानी है और उनको कितने अधिकार प्राप्त है। इसी से पता लग जाता है कि उस समाज की जो स्त्रियां हैं वह कितनी शिक्षित है या कितनी मतलब उनको अधिकार है, कितनी इक्वालिटी या समानता की बात की जा रही है, तो कितने मतलब उनको अधिकार प्राप्त है। देखिए, आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें जो स्त्रियों को वोटिंग देने का राइट्स था वह स्वतंत्रता के बाद तुरंत नहीं दिया। उन्होंने संघर्ष किया, जैसा कि हम इसमें पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनको वोटिंग राइट्स मिला। वहीं हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश की आज़ादी के साथ ही स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ ही वोटिंग राइट्स दे दिए गए और जो हमारा समाज है वह मतलब अपने उसमें लग गया, विकास क्रम में लग गया, मतलब विकसित होने की होड़ में लग गया। तो आज हम देखते हैं कि भारत में जितनी स्वतंत्रता नारी को है और पुरुष को है, उतनी स्वतंत्रता शायद किसी अन्य देश में दूसरे लोगों को नहीं है। तो इस सापेक्ष में हम समझ सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वह देश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे मतों का, हमारे अधिकारों के लिए कितने कार्य किए गए हैं और जो हमारा संविधान है वह हमको कितने अधिकार प्राप्त करवाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ मतलब कोई भी गलत कृत्य नहीं होना चाहिए, किसी का भी मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी मतलब कुछ ये नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य को समान माना गया है और उसी का एक आधार है वोटिंग राइट्स, जो हमें वोट देने का अधिकार है, जो कि हमें यह दिखाता है कि हर व्यक्ति, जो अमीर हो गरीब हो, सबके जो वोटिंग राइट्स हैं, जो सबका जो वोट देने का अधिकार है, सबका इक्वल है। एक वोट का अर्थ एक ही होगा, दो नहीं होगा। तो देखिए क्या बात की जा रही है, किसी भी सभ्य समाज अथवा संस्कृति की अवस्था का सही आकलन उस समाज में स्त्रियों की स्थितियों का आकलन करके ज्ञात किया जा सकता है। विशेष रूप से पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्रियों की स्थिति सदैव एक सी नहीं रही। वैदिक युग में स्त्रियों की उच्च शिक्षा पाने का अधिकार था। वे याक्षिक अनुष्ठानों में पुरुषों की भांति सम्मिलित होती थी, परंतु स्मृति काल में स्त्रियों की स्थिति वैदिक युग की भांति नहीं थी। पुत्री के रूप में तथा पत्नी के रूप में स्त्री समाज का अभिन्न भाग रही है, परंतु विधवा स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण कालानुसार परिवर्तित होता गया। जन महिलाओं ने अपनी सामाजिक भूमिका को लेकर सोचना विचारना प्रारंभ किया। वहीं से स्त्री आंदोलन, स्त्री विमर्श और स्त्री अस्मिता जैसे संदर्भों पर बहस शुरू हुई। जब लोगों ने सोचना समझना शुरू किया और स्त्रियों ने ये सोचना समझना शुरू किया कि मतलब हमारे पास कोई अधिकार तो है ही नहीं, और उनके जो विचार विकसित हुए धीरे धीरे, तो ये सब विचार ने क्या जन आंदोलन का रूप लिया और स्त्री विमर्श के रूप में आज हम इसको पढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं कि स्त्री विमर्श और स्त्री अस्मिता जैसे संदर्भों पर बहस शुरू हुई, मतलब इन सभी विषयों पर फिर बहस होनी शुरू हुई। उसके बाद देखिए क्या है, नारीवाद की सर्वमान्य कोई परिभाषा देना कठिन काम है। यह सवाल है राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सोचने के तरीके और उन विचारों की अभिव्यक्ति का है। स्त्री विमर्श रूढ़ हो चुकी मान्यताओं, परंपराओं के प्रति असंतोष एवं उसके मुक्ति का स्वर है। जन भी नारी विमर्श की बात होती है तो उसे केंद्र में आज भी मध्य वर्ग नारी का जिक्र होता है। इसका एक बड़ा कारण साहित्यकारों और विमर्शकारों का खुद मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज नारी की स्थिति अंतर विरोधों से भरी हुई है। परंपरा से नारी को शक्ति का रूप माना गया है, पर आम बोल चाल में उसे अबला माना गया है। मध्यकालीन भक्त कवियों ने भी स्त्री के प्रति अंतर्विरोधी भाव व्यक्त किया है। आरंभ में स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले महिलाओं तथा आज की नारीवादियों ने मुख्य अंतर दिखाई देता है।
पहले स्त्रियां लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसमें शिक्षा, रोजगार, संपत्ति का मालिकाना अधिकार, राजनीति में प्रवेश पाने व तलाक का अधिकार जैसे प्रमुख मुद्दे थे। उनका संघर्ष घर और परिवार के दायरे से बाहर था। वहीं आज देखा जाए तो स्त्रियों का ये संघर्ष कानूनी सुधारों से कहीं आगे का संघर्ष बन गया है। आज के नारीवाद का केंद्र घर के भीतर स्त्री पर पुरुष के वर्चस्व और अधिकार, परिवार द्वारा शोषण, कार्यस्थल में जेंडर विभेदीकरण, समाज, संस्कृति और धर्म द्वारा शोषण, साथ ही बच्चे पैदा करने, पालने व उत्पादन के दोहरे बोझ के विरुद्ध संघर्ष है। हम देखते हैं कि जो शुरुआत में स्त्री नारी विमर्श है वह किस रूप में देखने को मिलता है। शुरुआत में मतलब जो स्वतंत्रता है, जो लोकतंत्र है, उस रूप में हमें देखने को मिलता है। पहले समानता की बात की जा रही है, उसके बाद जो आधुनिक स्त्री विमर्श है उसमें इक्वालिटी में हर तरह की समानता की बात की जा रही है, और उसके साथ जिस प्रकार का शोषण किया जा रहा है उन सभी शोषणों के विरुद्ध आज की जो नारीवादी सोच है उसका विरोध करने में लगी हुई है। और इन स्थानों पर स्त्री को मतलब अधिकार, विशेष अधिकार देने की बात की जा रही है कि मतलब अगर वे कार्यस्थल पे कहीं पे काम करती है तो उसको थोड़ा ज़्यादा मतलब उसको थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, उनको थोड़ा ज़्यादा समय मिलना चाहिए अपने बच्चों के साथ व्यतीत करने के लिए। मतलब हर चीज़ में एक तरह से आरक्षण की बात हम देखते हैं स्त्री विमर्श में कि मतलब स्त्रियों के प्रति जो रवैया है वह थोड़ा मुलायम होना चाहिए हर जगह। वही देखिए, एशिया में स्त्री मुक्ति का संघर्ष राजनैतिक चेतना के साथ उभरा है। विशेषतः 19वीं व 20वीं सदी में विदेशी शासन और सामंती शासकों की निरंकुशता के विरोध में नारी मुक्ति आंदोलन और जोर पकड़ता है, जिसमें विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा पर रोक लगाने व स्त्रियों के लिए शिक्षा व संवैधानिक स्वतंत्रता मुहैया कराने जैसी मांगों को उठाया गया। भारत के इतिहास में यूं तो महिलाओं की स्थिति को लेकर कई सुधारवादी आंदोलन हुए, जिनमें 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर रोक लगी। 1855 में कुछ नियमों के आधार पर विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिली। साथ ही स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया। ये सभी आंदोलन ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों की अगुवाई में हुई। स्त्रियों ने समय समय पर अपनी स्थितियों को लेकर विरोध किया, जिनमें सावित्रीबाई फुले और पंडिता रमाबाई का विशेष योगदान रहा है। पंडिता रमाबाई पितृप्रधान वह ऐसे समय में स्त्रियों के अधिकारों व उनकी स्वतंत्रता की बात करती हैं जब स्त्री पितृसत्ता, सामंतशाही और धर्म के कठोर नियमों और वर्जनाओं के तले सैकड़ों हजारों सालों से घुटन में चुप्पी भरा जीवन जी रही थी। 1887 में छपी पुस्तक द हाईकास्ट हिंदू वुमन में पंडिता रमाबाई स्त्री की दशा सुधारने के लिए चलाए गए अभियान की ओर ध्यान आकर्षित करती है। सावित्रीबाई फुले ने भी स्त्रियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। 1848 में वे पुणे के बुधवारा पेट में आम के वृक्ष के नीचे पहला बालिका विद्यालय खोलती हैं। इसी तरह 1851 में रास्तापेट, 1852 में बतालपेट में 2 और बालिका विद्यालय खोलते हुए स्त्री शिक्षा को लौ जलाती हैं। 1825 में ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना में स्त्री और पुरुष संबंधों की विवेचना करती हैं और संबंधों में आए टूटन का कारण धर्मशास्त्रों को मानती हैं। उस जमाने के ऋषियों के बारे में भी क्या कहना। कोई गौ के पेट से जन्मा तो कोई हिरण के पेट से, पक्षियों के पेट से जन्मा भारद्वाज और गधी के पेट से जन्मा था वह गंधर्व ऋषि। इन लोगों के कहे लिखे वाक्य जैसे वेद वाक्य हो गए और उसका
परिणाम भुगतान पड़ा नारी को। सामाजिक नारीवादी सोशल फेमिनिज्म इस विचारधारा के अंतर्गत समाज में स्त्री के शोषण के कारणों को मानना व उस पर नए सिरे से अध्ययन करना था। जैसा कि नारीवादियों द्वारा देखा गया कि केवल पूंजी ही स्त्री शोषण का कारण नहीं है। स्त्री आर्थिक रूप से सक्षम हो भी जाए तब भी वह शोषित होती है, जिसका कारण पुरुष सत्ता का वर्चस्व व उनके मन में विद्यमान जातीय श्रेष्ठता का बोध है। अतः नारीवादियों द्वारा समाज के इस परंपरावादी ढांचे में बदलाव लाने का प्रयास किया गया, जिसमें सर्वप्रथम परिवार तथा विवाह नामक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े किए। जो मतलब स्त्री विमर्श को अगर आप अच्छे से पढ़ें, स्त्री विमर्श को अगर हम ढंग से देखते हैं तो देखते हैं कि जो उद्योग है, मतलब उद्योग एक तरह से जो उद्योगीकरण हमारे देश में अंग्रेजों ने किया हमारे लिए, उसी रूप में स्त्री को भी हम एक उद्योग के रूप में देख सकते हैं कि मतलब हम उन पे थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनसे हम अपना काम निकलवाते रहते हैं जीवन भर। तो स्त्री विमर्श को अब जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितने रूपों में स्त्री को दिखाया गया है कि हम उनका किस किस प्रकार से शोषण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने घर में ही जो हमारी मम्मियाँ होती है, वह घर में इतना काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उनको काम करने का कुछ पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, और जो उनकी इच्छाएं होती है वह भी आम जो नॉर्मल घर होते हैं उनमें उनकी इच्छाओं पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन वही जो पुरुष है बेकार पड़ा हो, कोई काम ना करता हो, फिर भी उसको बहुत सम्मान दिया जाता है, उसकी बहुत कद्र की जाती है। वहीं नारी कितना भी काम करे लेकिन उसको वह कद्र नहीं मिलती, वो इंसाफ नहीं मिलता जो उसके साथ होना चाहिए। तो ये चीज़ें आज भी हमारे समाज में विद्यमान है और इसको आज भी हम देखते हैं। देखिए, इस प्रकार समय के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में स्त्री विमर्श में भी नई नई विचारधाराओं का आगमन होता गया, जिसमें 80 व 90 के दशक के बाद सांस्कृतिक समलैंगिक आर्थिक उत्तर आधुनिक उत्तर नारीवाद और अश्वेत नारीवाद जैसी तीसरी दुनिया में दलित नारीवाद विमर्श के नाम से जाना जाता है जैसी विचारधाराओं से हमारा परिचय होता है। इसके माध्यम से स्त्री को समझने का एक नया पाठ हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, जो स्त्री को स्त्री के नज़रिए से समझने की बात करता है। भारतीय संदर्भ में विमर्श की बात की जाए तो यह एक इन्फॉर्मेशन है जो ज्ञान के रास्ते से गुजरकर स्वतंत्रता की चेतना पैदा करता है। स्त्री विमर्श के संदर्भ में यदि इसे समझें तो ऐतिहासिकता में इसके संपूर्ण कालक्रम को देखना व समकालीन संदर्भों में उनके विभिन्न आयामों को समझना है। स्त्री विमर्श की अपनी कोई ठोस परिभाषा नहीं हो सकती। पश्चिम के नारीवाद से ही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर हुई भारतीय महिला आंदोलन को उससे जोड़कर समझा जा सकता है, जो वैश्विक परिदृश्य में स्त्री को समझने का व्यापक नज़रिया देता है। साथ ही सिस्टरहुड जैसी अवधारणाओं के वैश्विक फलक पर अलग अलग रूपों को समझने में भी सहायता होता है। स्त्री स्वतंत्रता की बात उसी परिप्रेक्ष्य में की जा सकती है। निरपेक्ष स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। स्वतंत्रता मूल अभिप्राय है। निर्णय की स्वतंत्रता और नारी स्वतंत्रता का रूप क्या होगा, यह स्वयं नारियों को तय करना होगा। यह निर्णय कुछ विशिष्ट महिलाओं द्वारा नहीं लिया जा सकता। हिंदी साहित्य में भी कुछ नारी लेखकों की नारी विमर्श का नेतृत्व करने वाला समझना ऐसा ही भूल है। किसी भी लेखक की मुखरता नहीं परंतु उसका लेखन उसकी साहित्यिक जिम्मेदारी का सबूत होता है। साहित्य किसी भी सिद्धांत से प्रभावित हो सकता है एवं नया सिद्धांत भी बना सकता है, परंतु साथ ही उसका एक बड़ा सामाजिक सरोकार होता है और यहीं से स्त्री पुरुष के बदलते मनुष्यता की जमीन तैयार होती है। नारी विमर्श की समस्याएं पहले भूतकाल में भी थी और आज वर्तमान में भी हैं, परंतु हिंदी साहित्य में विविध विद्वानों के द्वारा साहित्य रचना के माध्यम से जन जागृति फैल चुकी है।
समानता, नारी शिक्षा, नारी रोजगार के क्षेत्र में भी आगे है। भारत सरकार के द्वारा भी नारी के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। अब नारी अबला नहीं परंतु सबला अर्थात शक्तिशाली हो चुकी है। नारी को जो हम अबला मानते थे, कमज़ोर मानते थे, वह जो भूमिका है या जो संदर्भ है यह हमें बदलता हुआ दिख रहा है आधुनिक काल में। और हम देख रहे हैं कि जो आज का नारीवाद है, जो फेमिनिज्म है, वह एक नए ही रूप में देखने को मिलता है। और नारी की अगर आप परिवार में भी नारी को किसी प्रकार से शोषित करते हैं या बहन को आप प्रताड़ित करते हैं या अपने पत्नी को प्रताड़ित करते हैं तो आप पे एक्शन लिया जाएगा और आप मतलब नारी को कमज़ोर ना समझे। तो जो आधुनिक नारीवाद है उसका ये सारी संदर्भ में हम देखते हैं, आधुनिक नारीवाद में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए क्या है, नारी विमर्श के संदर्भ से विविध कार्यशाला, राजनीतिक संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के आयोजन द्वारा नारी की विविध समस्याओं पर विचार मंथन करके उन सभी समस्याओं का हल करने का उत्तर प्रयास किया जाता है। आज की नारी स्वतंत्रता है अपना स्वयं अध्ययन का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, अपना स्वयं का निर्णय लेने में योग्य रूप से सक्षम है। आज की नारी अकेले सफ़र में जाने में सक्षम है। इस प्रकार नारी विमर्श के द्वारा समाज की नारियों को योग्य स्थान दिलाने में योग्य मदद मिलती है। इस कारण नारी विमर्श अति आवश्यक है। देखेंगे कि हिंदी साहित्य में कुछ नारी विमर्श की जो लेखिकाएं हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं। देखिए, परिधि पर स्त्री जो मृणाल पांडे की रचना है वह हमें देखने को मिलती है। वहीं देखने को मिलती है हमें उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान की बहुत ही बहुचर्चित रचना है, प्रभा खेतान की, जो हमें देखने को मिलती है। औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा, ये बहुत ही बहुचर्चित नाम है नासिरा शर्मा स्त्री विमर्श में, तो इनको भी हमें जानना पड़ेगा। और खुली खिड़कियां, मैत्रेयी पुष्पा, और स्वागत है बेटी, विभा देवशरे, और आदमी की निगाह में औरत, राजेंद्र यादव, मेरे बचपन के दिन, तस्लीमा नसरीम। ये जो नाम थे ये स्त्री विमर्श में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और देखिए, स्त्री विमर्श को हमें समझने के लिए केवल एक क्लास से हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये मेरा छोटा सा प्रयास है ताकि आप हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श को समझ सकते हैं कि किस क्रमबद्ध रूप में स्त्री विमर्श जो है चलता आ रहा है। अगर आप स्त्री विमर्श के लिए सैकड़ों पुस्तकें भी पढ़ लें तब भी समझने में मुश्किल होगी। क्योंकि ये जो विमर्श है, किसी भी विचारधारा को समझने में वक्त लगता है और नारी को समझने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। तो स्त्री विमर्श को हमें समझने के लिए हमें अपने समाज में चीज़ों को, घटित होती चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जब एक पुरुष कुछ जगहों पर असहज महसूस कर सकता है तो नारी भी कई जगहों पर असहज महसूस करती होगी और उनके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, स्त्री विमर्श को हमें समझना है और चीज़ों को जानना है तो हमें अपने समाज में ही चीज़ों को देखना पड़ेगा, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और हम अपने समाज में अपने घर से ही अगर शुरुआत करें बदलाव की तो बदलाव संभव है और बदलाव आज के युग में बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मिला होगा। और जो इसकी PDF है, ये जो PDF है वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग साहित्य गुरु टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं। कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।